बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 केमिस्ट्री नेशनल बुक फाउंडेशन। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम कुछ SLO बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इस चैप्टर से SLO बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ मैटर एंड हाउ इज़ इट कैरेक्टराइज्ड इन टर्म्स ऑफ मास एंड स्पेस। कि मैटर क्या चीज़ होती है और किस तरह से हम मास और स्पेस के टर्म में इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो हर वो सब्सटेंस, हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई मैस हो और वो कोई ना कोई जगह घेरती हो, यानी कि उसका कोई ना कोई वॉल्यूम हो, उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, हमारी दुनिया में हर चीज़, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, मैटर होती है। ठीक है, और मैटर किस तरह से बनता है? छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल जिनको हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं, वो कंबाइन होते हैं और एक मैटर बना देता है। इसकी एग्जांपल है पेंसिल, बुक, टेबल, रॉक, और आप कुछ भी लिख सकते हैं, वाटर, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी। यानी कि आपने सॉलिड पिक करना है और आपने बताना है कि इसकी डेंसिटी कैसी होती है, कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है और फ्लूइडिटी कैसी होती है। ये तीन जो हैं ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, यानी कि ये बड़े लेवल पे हैं, आम आंख से भी आपको देखने से पता चल जाता है। ठीक है, इसी तरह से फिर आपने लिक्विड पिक करना है, उसकी ये तीनों चीज़ें बतानी हैं। गैसेस पिक करना है, इसकी ये तीनों प्रॉपर्टीज़ बतानी है। तो सबसे पहले सॉलिड पिक किया है और इसकी हम लिखने लगे हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सॉलिड्स जो है उनकी डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे आपने एक बॉक्स ले लिया, ठीक है, 10 मीटर क्यूब इसका क्या है? वॉल्यूम है। इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल मौजूद हैं। तो सॉलिड्स के जो पार्टिकल या मॉलिक्यूल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, तो आप अब इधर क्या करें, 1 मीटर क्यूब का एक एरिया सेलेक्ट करें। आप देखें उसके अंदर ज़्यादा जो है मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इस बाउंड्री के अंदर, यानी कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, तो सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी और सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, इनके दरमियान स्पेसेस बहुत कम होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं, तो इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, और सॉलिड जो हैं वो फ्लो भी नहीं करते, जैसे लिक्विड बहता है इस तरह सॉलिड्स जो हैं वो नहीं बहते। ठीक है, उसके बाद है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। तो लिक्विड जो है उनकी डेंसिटी गैसेस से तो ज़्यादा ही होती है, लेकिन सॉलिड से कम होती है, यानी कि सेंटर में आ जाते हैं ये डेंसिटी के मामले में। ठीक है, और लिक्विड जो है वो स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से इनको कुछ ना कुछ कंप्रेस किया जा सकता है। और लिक्विड जो है वो फ्लो भी कर सकते हैं, ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है, बह सकते हैं। उसके बाद है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। तो गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो आप एक एरिया सेलेक्ट करें, हो सकता है उसके अंदर कोई भी ना आए पार्टिकल, हो सकता है उसके अंदर थोड़े पार्टिकल आए, तो इनकी जो डेंसिटी है वो लो होती है, लेकिन हाई नहीं हो सकती जैसे कि सॉलिड्स की होती है। ठीक है, गैसेस जो हैं हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज़्यादा सारी स्पेसेस मौजूद होती हैं, आप उनको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और गैसेस कैन फ्लो ईजिली, गैसेस जो हैं वो फ्लो भी ईजिली कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई दैट स्टेट इज़ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ मैटर। आपने बताना है कि जो स्टेट होती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, इसमें कुछ फंडामेंटल स्टेट्स होती हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर आपके पास प्लाज्मा आ जाती है, लिक्विड क्रिस्टल जिसको इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं, फिर बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC, ये भी एक्जॉटिक स्टेट्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, फंडामेंटल स्टेट्स बता दें इधर, कि उनके बारे में बताएं कि सॉलिड्स कैसे होते हैं। सॉलिड की जो है डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम भी होता है डेफिनेट। ठीक है, इसी तरह लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है और वो अपने कंटेनर की शेप ले सकते हैं, यानी जिस चीज़ में उनको डाला जाए उस चीज़ की वो शेप इख्तियार कर लेते हैं। जैसे आप अगर इस शेप के बाउल में डालते हैं तो वो पानी इस शेप में आ जाता है, अगर इस शेप के गिलास में डालते हैं तो पानी इस शेप में आ जाता है। ठीक है, और गैसेस क्या होती हैं जी? गैसेस का जो है ना डेफिनेट शेप होती है, ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये सारा हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, मैटर की जो अदर फॉर्म्स हैं वो है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है वो स्टार्स में होता है। ठीक है,
ये हाई एनर्जी स्टेट होती है विद चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, और ये एग्जॉटिक स्टेट की कैटेगरी में आती है। जब बिजली वगैरह कड़कती है, बादल गरजते हैं, तो उसके रिजल्ट में जो लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है वो भी प्लाज्मा ही होती है, ठीक है। उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल्स हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज वगैरह में यूज़ होते हैं और ये लिक्विड और सॉलिड की दरमियान वाली प्रॉपर्टीज़ इसमें मौजूद होती हैं, इसलिए इसको इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद BEC बोज़-आइंस्टाइन कंडेंसेट हैं। ये एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस जब हो तब ये हमें देखने को मिलती हैं, और इस टेम्परेचर में इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं एक यूनिफाइड स्टेट, जैसे मिलिट्री परेड्स होती हैं इस तरह से ये बिहेव करते हैं, बिल्कुल एक जैसे, और एक्ट करते हैं एज अ सुपर फ्लूइड, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सॉलिड्स। आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन मौजूद है कि डिफाइन एलोट्रोप्स एंड एक्सप्लेन ऑल द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के जितने भी एलोट्रोप्स हैं वो सारे के सारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप वही सारे लिख लें, कौन कौन से हैं, ग्राफाइट है, डायमंड है, बकीबॉल्स हैं। ये सारे मैंने आपको एक्सरसाइज वाली वीडियो में डिटेल से समझाए हुए हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका बॉन्डिंग कैसे होती है और प्रॉपर्टीज़ कैसे होते हैं, डायग्राम्स फिगर्स के साथ मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है, और वो जिन एटम से मिलके बनता है उन सारों का एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर आप कह लो वो सेम होता है, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड जो है वो कैसे बनता है? जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकल बॉन्डिंग करते हैं तो उसके नतीजे में एक सब्सटेंस मिलता है हमें, उस सब्सटेंस को हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? जब आप दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करते हो इस तरह से कि वो सिर्फ फिजिकली मिक्स हों, केमिकल बॉन्ड ना बनाएं वो, ठीक है। जिस तरह कंपाउंड में होता है, कंपाउंड में केमिकल बॉन्ड बन जाता है लेकिन इसमें सिर्फ फिजिकली मिक्स होते हैं वो, तो उस चीज़ को कहते हैं मिक्सचर, कि वो केमिकल बॉन्ड ना बनाएं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि इसमें एक तरह के एटम्स यूज होते हैं और यहाँ पे एक से ज़्यादा किस्म के, दो या तीन जितने मर्जी आप कह लो, एटम्स कंबाइन हुए होते हैं, ठीक है। मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स हुए होते हैं, ठीक है। एलिमेंट को एक सिंगल केमिकल सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे N, P कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे फास्फोरस P, वैसे ये ABC नहीं लिखने नहीं, केमिकल सिंबल्स होते हैं, डिफाइंड है पहले से पीरियोडिक टेबल में, वहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड में क्या होता है कि कंपाउंड में एक केमिकल फार्मूला होता है जो बताता है कि प्रोपोर्शंस क्या हैं, कितनी रेशो में क्या चीज़ मौजूद है और किसके कितने एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। मिक्सचर का कोई स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला या वैसे सिंबल जो है वो नहीं होता। इसकी एग्जांपल क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसकी क्या है केमिकल फार्मूला? जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, वाटर, सोडियम क्लोराइड जो आम टेबल सॉल्ट खाने के लिए इस्तेमाल होता है वो, और H2O वाटर, पानी, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है? एयर। एयर जो है वो मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, ठीक है। और इसी तरह सैलेड है, आपने सैलेड बनाया कोई भी तो बहुत सारी उसके अंदर आपने फ्रूट्स डाल दिए, या वेजिटेबल सैलेड है तो वेजिटेबल्स डाल दिए, ठीक है। या मिक्स्ड नट्स, आपने मूंगफली या फिर ये बादाम वगैरह मिक्स करके एक मिक्सचर बना लिया तो वो भी एक मिक्सचर ही कहलाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आइडेंटिफाई सॉल्यूशन एज मिक्सचर एंड गिव एन एग्जांपल। कि आपने बताना है कि ये जो सॉल्यूशन होता है ये एक मिक्सचर ही होता है, ठीक है, और एक एग्जांपल भी देनी है। तो सॉल्यूशन एक वो मिक्सचर होता है तब बनता है जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करते हैं, जैसे कि आपने शुगर को पानी के अंदर मिक्स कर दिया है तो वो प्रॉपरली स्प्रेड आउट हो जाती है पानी के अंदर और उसके अंदर मिक्स हो जाती है, हमें पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे होते, ठीक है। इसको सॉल्यूशन कहते हैं। हर चीज़ जो है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाती है और एक स्मूथ आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये आपने इसका आंसर लिख लेना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपका एक मेरा ख्याल है थिंक टैंक में भी मौजूद था, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप देख लें कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी कि अगर एक आपके पास ऐसे जार है वाटर का, उसके अंदर 5 ग्राम अगर गुंजाइश है कि सोल्यूट मिक्स हो सकता है, आप 5 ग्राम उसके अंदर मिक्स कर देते हो
तो अब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उसके अंदर और चीज़ें सॉल्यूट डिज़ोल्व करने की एबिलिटी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप इस मिक्सचर को उठा के चूल्हे पे रख दो, इसको हीट प्रोवाइड करो, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट तेज़ होगी, काइनेटिक एनर्जी तेज़ होगी, तो इसमें एबिलिटी आ जाएगी कि अब ये और सॉल्यूट अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकती है टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है, यही हमसे पूछा गया है कि टेम्परेचर किस तरह से सॉल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाउ डज हीटिंग अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इफेक्ट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिज़ोल्व। ये भी बिल्कुल सेम, इसका आंसर भी ऐसा ही है कि जब आप सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट करते हो तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। इस इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है कि सॉल्यूशन अपने अंदर ज़्यादा सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकता है। इन शॉर्ट, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।